हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम जून मंथ के जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जून मंथ में साइंस एंड टेक टॉपिक से, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या न्यूज़ आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है लिडार, ठीक है ना। अब हमको समझना है कि ये लिडार आखिर क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है लिडार। अभी लिडार को हमको समझना है कि लिडार क्या होता है। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, समझ में। अब ये न्यूज़ में था रिसेंटली, तो अब ये कंटेक्स्ट क्या है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट है ये लिडार क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि लिडार क्या होता है। तो आप पहले ये समझिए कि भाई रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमको डिटेल्स गैदर करनी है, ठीक है ना। ये डिटेल्स कैसी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के डिटेल्स हो सकती हैं, है ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सारी डिटेल्स को हम गैदर कर सकते हैं, ठीक है ना। और पता कर सकते हैं कि भाई वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लिक्विड ऑब्जेक्ट है, डेंस है कि लेस डेंस है, मोर डेंस है, ठीक है ना। मतलब वो सारी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हमको इस ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा गैदर करता है। बट ये जो डेटा हम गैदर करने की बात कर रहे हैं, ये डेटा हम कैसे गैदर करेंगे। ये डेटा हम गैदर करते हैं कैसे, बिना टच में आए, समझा गया। बिना टच में आए, बिना इसके टच में आकर के हम ये डेटा गैदर करते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट का हम डेटा गैदर करते हैं विदाउट उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हुए, ठीक है। बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए उसके डाटा को हम अगर ले लें तो ये टेक्नोलॉजी होती है रिमोट सेंसिंग की। अब याद करिए, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये डेटा हम गैदर कैसे करते हैं। इसके लिए हम वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो वेव्स कौन सी होती है, वो हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स। मतलब रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, यहाँ से इसको ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है, वो वहाँ से टकरा करके वापस आएगी, फिर उसको एक रिसीवर से उसको रिसीव किया जाएगा, फिर उस जो भी डेटा वो वहाँ से गैदर करके लाई है उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस करने के लिए भेजा जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट निकलेगा। आउटपुट मतलब कि भाई उसके बारे में जो भी डाटा होगा वो हमको पता चला कि भाई क्या वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी डेंस है, ये है कि कम है, डेंस है, लिक्विड है कि सॉलिड है, ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से हमने क्या समझा कि भाई बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए, है ना, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए कर हम क्या करते हैं, उसका डाटा गैदर करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिमोट सेंसिंग। तो बस सेम चीज़ है यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें लिडार में भी हम यही चीज़ करेंगे, बट इसमें रेडियो वेव्स की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स की जगह हम यूज़ करते हैं लाइट वेव्स, समझ में। लाइट बीम का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है रिमोट सेंसिंग। एक तरीके का लिडार क्या है, रिमोट सेंसिंग मेथड ही है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ लाइट वेव्स का यूज़ करते हैं, ना, लाइट बीम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रेडियो वेव्स ना यूज़ करके लाइट वेव्स इन फॉर्म ऑफ लाइट बीम, है ना। तो हम लाइट बीम का यूज़ करके ये यूज़ करते हैं और डेटा गैदर करते हैं। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, लिडार। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या है, एक तरीके का रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें हम क्या कर देते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, लाइट वेव्स का यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट बीम। पल्स भेजी जाती है ना। पल्स होता है मतलब पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स होते हैं, वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं बीम्स के आधा बीम होती हैं, वो लाइट बीम होती हैं, उनको ट्रांसमिट किया जाता है, वो डेटा गैदर करती हैं और हमको क्या करती हैं, उसका डाटा देती हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या बताया था मैंने, लेज़र होता है, लेज़र मतलब लाइट बीम होती है, एक स्कैनर होगा जो स्कैन करेगा और एक जीपीएस रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने समझा कि ये क्या काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखिए कैसे काम करता है। ये ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करने के बाद वापस आएगा, रिसीवर होगा, रिसीवर उसको भेज देगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होगी उसकी, प्रोसेसिंग के बाद वो जो डेटा देगा आउटपुट आ जाएगा, तो वहाँ से हम उसका डेटा गैदर कर सकते हैं। ये होता है लिडार टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, ये एक तरीके का फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, समझ में। रिसेंटली क्या हुआ, नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि भाई ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका जिक्र होता था वो अब इन्होंने आइडेंटिफाई किया है स्पेस में, समझा गया। तो वहीं पर पहले क्या था, इसके बारे में स्टडी वगैरह जो की गई थी, है ना, बट अभी तक उतना इनको ज़्यादा एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहे थे। बट अभी रिसेंटली उन्होंने ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एज एन एविडेंस देख लिया है, स्पेस में ये मिल रहा है। तो अब यही समझ लेते हैं हम कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, समझा गया। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ठीक है ना। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक।
ठीक है। अब यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। यहाँ पे समझते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हम किसको बोलते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ होती हैं, जितनी भी चीज़ मैटर का निर्माण करती है या जो भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं के लिए होते हैं। समझना क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर है ना, वो सब इन्हीं से बनते हैं। पूरे फंडामेंटल पार्टिकल्स को इनको बाइंड करने के लिए और जिस हिसाब से ये पूरे एक लॉ में काम करते हैं, उनको जो फोर्स प्रोवाइड करता है वो भी कौन करता है, ये फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हीं को बोलते हैं। मतलब जो भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं यूनिवर्स को चलाने के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिवर्स को चलाने के लिए जो भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को ही हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं, इनको हमने किस आधार पर हमने ये बांट के रखा है, तो इनको हमने ये जो क्लासीफाई किया है ना, ये जो हम क्लासीफाई करते हैं, ये किया है हम ऑन द बेसिस ऑफ 4 चीज़ों के आधार पर हमने ये किया है, जिसको बोलते हैं, एक होता है स्पिन के आधार पर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना, जिसको इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हो आप, इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल लो इसको, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया मास नंबर, है ना, जैसे आप इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल चार्ज भी पढ़ते हो, मास नंबर भी पढ़ते हो और उसकी लाइफ टाइम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि भाई उसकी लाइफ टाइम क्या है, उसका लाइफ स्पैन कितना है। लाइफ स्पैन मतलब कब वो डिके होता है ना, उसका डिके जो टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं वो इसमें आ जाता है। तो इन 4 के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। और हमने क्लासीफाई किया है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई कर दिया। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फर्मियंस, ठीक है, ये होते हैं फर्मियंस, और दूसरा होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, बोसॉन्स, ठीक है ना, इनको क्या बोल देते हैं, बोसॉन्स। अब देखो फर्मियंस क्या होते हैं, फर्मियंस मतलब वो पार्टिकल होते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल जो काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैटर फॉर्मेशन। आप जो देखते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है, ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है ना। इसके बाद प्लाज्मा जानते हो आप, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये फर्मियंस क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं काहे के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैटर फॉर्मेशन, है ना। जो भी मैटर होता है ना, मैटर जिससे भी बनते हैं, उनके लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, फर्मियंस। वहीं पर अगर हम बात करें बोसॉन्स की, तो बोसॉन्स क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अभी मैंने बताया, ये फंडामेंटल फोर्स जो भी यूनिवर्स में काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, है ना, इन यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में काम करते हैं, अलग अलग तरीके के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोसॉन्स। तो वहीं पर अगर हम देखें ये फर्मियंस, तो फर्मियंस आपके 2 तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हम क्वार्क्स, ठीक है ना, और एक होते हैं आपके लेप्टॉन्स, ठीक है ना। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स में क्या फ़र्क होता है, क्वार्क्स मतलब वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये किसी ना किसी के साथ में ही मिलता है। जैसे कि क्वार्क्स में अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज, ये 6 तरीके के होते हैं, अप, डाउन, ठीक है ना, फिर टॉप, बॉटम, ये सब आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा दे रहा हूँ कि आपको पता हो जाए कि ऐसे कुछ चीज़ है जिससे मैटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अप, डाउन, फिर टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज, ठीक है ना, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकते, तो ये किसी ना किसी के साथ में एग्जिस्ट होते हैं, समझ में, किसी ना किसी के साथ में मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ प्रोटॉन की, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखना हमेशा आपस में एक साथ मिलते हैं। एटम में भी काहे से रिलेटेड होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो यहाँ से ये एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते, हमेशा साथ में एग्जिस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं इसलिए। वहीं पर इसकी बात करूँ तो ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होने के साथ ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंट होता है इनका, है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना, इसीलिए अकेले देखे जाते हैं। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इनको अकेले नहीं देखते हैं, है ना। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले नहीं देखने को मिलते हैं अनटिल अनलेस आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उनको अलग ना कर दो तब, ठीक है ना, नहीं तो ये हमेशा पेयर्स में दिखते हैं, हमेशा किसी के साथ में दिखते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का लेप्टॉन है, जो कि क्या होता है,
हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट देखे गए हैं, हमेशा एग्जिस्ट होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं, ये समझना है। इनको अकेले देखा जाता है, अकेले देखा गया है, समझना क्या। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये हमेशा अपीयर कैसे होते हैं, ये अपीयर होते हैं इन पेयर्स होते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है ना, तो आपने देखा होगा कि भाई न्यूट्रॉन है, यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन बोलूँ तो न्यूट्रिनोज होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन होगा ना, तो इसके लिए यहाँ पर एक पेयर होगा पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। वहाँ पर अगर न्यूट्रॉन है तो यहाँ पर एक होगा न्यूट्रिनोज, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। उतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये याद रखिएगा क्या कि ये स्टेबल होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी किसकी कि भाई ये बोसॉन्स क्या होते हैं, तो बोसॉन्स आपके 4 तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है फोटॉन्स, आपने सुना होगा फोटॉन्स, ठीक है ना, ये एक हो गया। दूसरा हो गया जिसको बोलते हैं WZ बोसॉन्स, ठीक है ना, WZ बोसॉन्स, ठीक है। फिर एक होता है, तीसरा होता है जिसको बोलते हैं ग्लूऑन, ठीक है ना, ग्लूऑन। और चौथा होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटॉन, ठीक। अब देखो फोटोन काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आप ये जानते हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोन रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर WZ बोसॉन की बात करूं तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये पूरे यूनिवर्स में सबसे कमज़ोर फोर्स होता है, ठीक है ना, ठीक। वीक न्यूक्लियर बोल रहा हूँ, ये जो ग्रेविटॉन होता है ये सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है ना। यहीं पे ये जो ग्लूऑन होता है, ग्लूऑन ये पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ग्रेविटॉन काहे के लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जाते हो ना, उसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ में क्या। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके लिए ग्रेविटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो ग्रेविटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये क्रिएट करते हैं, ये सबसे वीकेस्ट माना जाता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स इसी को मानते हैं ग्रेविटी को, ठीक है ना। ये सबसे वीकेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ग्लूऑन है। मैंने धोखे से ये बोल दिया था वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये नहीं है, याद रखना। सबसे वीकेस्ट कौन सा है, ये हो आपका ग्रेविटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है काहे के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। वहीं पे ग्लूऑन रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। तो वहीं पर आप समझते हैं, इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर ये जो आइंस्टीन है, आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको बोलते थे सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है ना, और दूसरे एल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने 1920s में ऐसे स्टेट ऑफ मैटर का प्रेडिक्शन किया था, जिसको हम क्या बोल देते थे, बाद में इन्होंने इनके नाम पर इनको रख दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब ये एक तरीके का, किस तरीके का ये स्टेट ऑफ मैटर है, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब समझो आप, यहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तो जानते हो, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हम 4th स्टेट ऑफ मैटर जान रहे हैं, है ना। ये स्टेट ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूँ, स्टेट ऑफ मैटर, है ना, यहाँ पर आप यहाँ पे सॉलिड जानते हो, है ना, आप लिक्विड जानते हो, आप गैस जानते हो, ये तीनों आपको पता है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका चौथा, 4th स्टेज किसको बोला जाता है, 4th स्टेट बोला जाता है प्लाज्मा को, है ना। प्लाज्मा समझते हैं, फिर वापस आएंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है, देखो अगर मैं किसी लिक्विड को बॉयल करूँ, ठीक है ना, लिक्विड को बॉयल करूँ तो अभी पहले लेते हैं आइस है, ये आइस है, आइस क्यूब है, इसको मैं अगर गर्म करूँगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड से काहे में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। फिर मैं इसको एडिशनल हीट दे रहा हूँ तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अब देखो ये गैस है, ठीक है ना, गैस को मैं एडिशनली बहुत सारा हीट दे रहा हूँ, समझ में आ गया, बहुत सारा हीट दे रहा हूँ, तब क्या होगा। अब एक चीज़ समझो, अब ये एक एटम का स्ट्रक्चर समझो आप। सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। एटम बनता है किस किस चीज़ से, यहाँ पे समझो ये है प्रोटॉन, है ना, और प्रोटॉन क्या है, समझो ये पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, ये भाग ना जाए, इधर उधर भाग ना जाए, ये क्या है, एक तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल, अभी बताया था मैंने आपको, ये भाग ना जाए उसके, इसीलिए इसको बाइंड करने के लिए क्या होते हैं, उनके लिए होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इनको बाइंड करके रखते हैं, किसको, प्रोटॉन को, ताकि ये भाग ना जाए। और इनका चक्कर लगाता है कौन, इनका चक्कर लगाते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ताकि ओवरऑल एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो एटम में क्या होता है भाई, इसको ये जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दोनों से मिल करके बन रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो भाई किस किस चीज़ से मिल करके बनता है, एक तरफ है न्यूक्लियस और दूसरी तरफ है क्या,
दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इसका अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज कितना होगा तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ओवरऑल क्या कर लिया, वो कर लिया उसने, ओवरऑल उसको न्यूट्रल कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे जो 4 स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब इस गैस को अगर मैं फर्दर इस पर हीट करूँ, है ना, फर्दर हीट करूँ, इस पर खूब ज़्यादा टेम्परेचर दूँ, तो ये जो गैस का एटम होगा ना, ये एटम क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना, स्प्लिट हो जाएगा। अभी क्या बताया मैंने, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ये प्रोटॉन था, ये न्यूट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला प्रोटॉन है, रेड वाला न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी नहीं कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ आपका न्यूक्लियस। अब इसका जो चक्कर लगाएगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, वो है इलेक्ट्रॉन, है ना। जब मैं इस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दूंगा इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ब्रेक होकर के अलग हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ऐसा दिखेगा आपको, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन था, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब ये अलग हो गया, ये अलग नहीं हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो था आपका इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे अलग होकर के अलग इंडिपेंडेंट। तो अब ये काहे, ये इसको क्या बोलेंगे, ये अलग एक पॉजिटिव न्यूक्लियस दिखेगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज में दिखेगा, ये काहे में कन्वर्ट हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए, समझ में गया। तो भाई ये जो होते हैं ये चार्ज आयंस हैं, है ना, चार्ज है कि नहीं भाई, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और क्योंकि इसमें प्रोटॉन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा हुआ था तब ये दोनों न्यूट्रल बना रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये सेपरेट हो गए और चार्ज पार्टिकल्स में दिखेंगे आप, है ना। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये चार्ज पार्टिकल्स के उसमें एग्जिस्ट करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, क्या, चार्ज आयंस। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक तरीके के गैसियस होते हैं, जो कि कैसे दिखेंगे आपको, चार्ज आयंस होंगे। गैसेस के एटम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, चार्ज फॉर्म में होंगे, है ना। जो गैसियस के एटम होगा वो उसमें इतना टेम्परेचर लगने के बाद वो ब्रेक हो गया और वो आपको काहे में दिखने लगा, चार्ज आयंस के फॉर्म में दिखने लगा। जब चार्ज आयंस के फॉर्म में दिखने लगा और वो सुपर हीटेड होते हैं, है ना, सुपर हीटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलने लगते हैं, समझ में क्या। बस गैस में और प्लाज्मा में अगर डिफरेंस की बात करोगे तो आपको याद रखना है कि भाई ये एज अ कंडक्टर काम नहीं करता, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता गैस, बट प्लाज्मा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें चार्ज आयंस होते हैं, समझ गया। तो ये हमने 4 स्टेज ऑफ मैटर समझ लिया। लेकिन अब यहाँ पे न्यूज़ में क्या था, 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको क्या करूँ, पार्टिकल्स मतलब एटम ले लो आप, एटम्स बोल लो, पार्टिकल्स बोल लो, पार्टिकल से ही क्या बन रहा है, एटम्स होते हैं, ये सर्टेन एटम्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका अभी मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो वो काहे में कन्वर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे रहा था तो वो कन्वर्ट हो जा रहे थे काहे में, अभी हमने देखा प्लाज्मा में। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूँ, है ना, इसका टेम्परेचर मैं कम करने लगूँ और इसको मैं ले आऊँ एब्सोल्यूट जीरो में, एब्सोल्यूट जीरो में। एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, वो टेम्परेचर जहाँ पर 0 डिग्री केल्विन को हम बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो में ले आऊँ। तो जब हम यहाँ पे लाते हैं तो ये एटम्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करते हैं, लूजेस इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर ये लूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, और जब ये एब्सोल्यूट जीरो में पहुँच जाते हैं तब क्या करते हैं, ये पार्टिकल जो होंगे ना, इनके पार्टिकल्स बिहेव करते हैं एज अ वेव फंक्शन, है ना, बिहेव्स एज अ वेव फंक्शन, ठीक है ना, वेव नेचर हो जाता है उनका, वेव फंक्शन की तरह वो बिहेव करने लगते हैं, वो होते पार्टिकल्स हैं, बिहेव करेंगे वेव फंक्शन की तरह, समझ में क्या। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, समझ में क्या। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, जनरली वो कौन से एटम होते हैं, बोसॉन्स वाले, समझ में क्या। बोसॉन्स जो अभी हमने सेकेंड वाला कैटेगरी देखा है, तो बोसॉन्स वाले पार्टिकल जो होते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं और उसको जब हम एब्सोल्यूट जीरो में लेके जाते हैं तब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 डिग्री केल्विन। तो उस समय वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करते हैं, लूज़ करने के बाद वो पार्टिकल्स कैसे बिहेव करने लगते हैं, वेव फंक्शन में, या फिर वेव नेचर हो जाता है उनका, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसे पार्टिकल्स, उस वो नया स्टेट, यहाँ पर क्या आपको नया स्टेट दिखेगा ना, इस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका पता किसने लगाया था, तो इसका पता लगाया था 1920s में आइंस्टीन ने और सत्येंद्रनाथ बोस ने, ठीक है ना।
इन्होंने मिलकर ये पता लगाया था, उन्हीं के नाम पे ये आपको ये हमने ये दे दिया, ठीक है ना, नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था अर्ली 90s में, ये आपको बता दिया। गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, अदर 4 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ये मैंने दोनों आपको समझा दिया। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो चार्ज फॉर्म में एटम्स टूट जाते हैं, टूटने के बाद वो चार्ज आयंस में मिलेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला मैंने आपको, उसके बाद मैंने बोला कि भाई और टेम्परेचर अगर कम करोगे आप, टेम्परेचर अगर हम कम कर रहे हैं, बढ़ाने में तो प्लाज्मा मिलेगा, तो कम करने में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिलेगा। कब? 0 डिग्री केल्विन में, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये याद रख लेना। एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, ये आपसे पूछ सकता है प्रीलिम में, एब्सोल्यूट जीरो कौन से स्टेज होता है, 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रीलिम के हिसाब से एटम भी याद रखना। एटम काहे से मिलकर बनता है, एटम 2 चीज़ों से मिल करके बनता है। क्या भाई, एक होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, और दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है भाई, ओवर, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ से मिलकर के बनता है। ये कौन सी चीज़ से मिलकर के बनता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल इसका चार्ज एटम का, तो वो 0 होता है। मतलब क्या होता है, एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, तो एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस काहे से मिलता है, बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने भाई, ये एट दिस पॉइंट मतलब 0 डिग्री केल्विन पे एटम्स जो सिंगल एंटिटी का होता है, जिनकी काहे की तरह बिहेव करते हैं, ये देखो लिखा है कि भाई वेयर ईच पार्टिकल ऑल्सो फंक्शंस एज वेव मैटर, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो याद रखना। अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनके बीच का स्पेस आप देखना तो आपको एकदम डार्क नज़र आएगा। वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं नज़र आती, एकदम आपको डार्क नज़र आएगा, और एकदम आपको उसका कोई कलर आप नहीं बता सकते। तो भाई वो उसको माना जाता है कि वो जो इन चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है, वो उसके पीछे कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल, उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। तो यही माना जाता है ये डार्क एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यही माना जा रहा है ये डार्क एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो भाई उसके लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही एक मैटर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी ये सब क्या है कि भाई बस थ्योरीज़ हैं, आगे जो भी इसका सॉल्यूशंस आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अभी क्या समझना है आपको कि क्या ये काहे के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, ये समझा जाता है कि ये जो डार्क एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो उसके लिए बिहाइंड जो उसके पीछे का जो सारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ों के लिए। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो ये हमने देख लिया, बेसिक से बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है। इतना हमारे लिए प्रीलिम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेक्सामेथासोन। अब ये क्या है डेक्सामेथासोन, क्या कंटेक्स्ट है इसका। अभी रिसेंटली WHO ने क्या किया है, WHO ने इसका डेक्सामेथासोन की तारीफ़ करके ये बोला है कि भाई ये जो कोविड-19 से जितनी भी डेथ हो रही थी, उनमें से जितनों को हमने डेक्सामेथासोन का जो भी ट्रीटमेंट दिया था, उसमें से जो डेथ का रेट था ना वो कम हो गया। मतलब इसने बहुत अच्छा काम किया है, जो डेथ मोर्टेलिटी हो रही थी, जितनी भी डेथ्स हो रही थी उनको रिड्यूस करने में। समझ में आ गया। तो आप समझते हैं ये डेक्सामेथासोन है क्या आखिर में। तो आपको याद रखना ये क्या है, एक तरीके का स्टेरॉइड है। अब स्टेरॉइड क्या होता है, अब ये समझना है आपको स्टेरॉइड क्या होता है। आप समझो आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना भाई। बिना उन हार्मोन्स के आप जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सारे रेस्पिरेशंस होते हैं, जो भी अंदर की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ चलती है, जो भी आपकी ग्रोथ होती है, इन सब चीज़ों के लिए जो भी सारी आपके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चलती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। समझा क्या ना। तो भाई स्टेरॉइड्स क्या है, एक तरीके का ये हार्मोन्स ही हैं जो आर्टिफिशियली बनाते हैं हम। समझा क्या, मतलब क्या होते हैं स्टेरॉइड है मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं हार्मोन्स। तो मतलब आर्टिफिशियली जो हार्मोन्स बनाए जाते हैं, है ना, या फिर हार्मोन्स ही बना दो, या फिर हार्मोन्स को ही एक्सेलरेट करने के, इनकी फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए आप कोई केमिकल्स इंजेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम स्टेरॉइड। समझा क्या, स्टेरॉइड। अब यही स्टेरॉइड एक तरीके का स्टेरॉइड है कौन, डेक्सामेथासोन। समझा क्या होता है, जब अभी ये क्या कैसे काम किया आपको बताता हूँ। जब हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या होती है,
जब भी कोई फॉरेन एंट्री होती है, किसी से हमको बाहर से मान लो वायरस ने अटैक किया या फिर जो भी बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उससे फाइट करने में लग जाती है। जब ऐसा फाइट करने में वो लगती है तो भाई उसकी बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी की लगती है, जिसके कारण हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। समझ गया? अब उन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये वाला जो डेक्सामेथासोन, ये एक स्टेरॉइड था, वो दिया जाता था ताकि वो क्या कर सके, इन इन्फ्लेमेशन को कम कर दे। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है जब हमारी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है तो वही फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेक्सामेथासोन को दिया जाता था बहुत सारी डिसीज़ेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उसमें अभी रिसेंटली उसको कोविड-19 के लिए भी दिया गया था। तो बेसिक फंडा क्या था, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, है ना। जब हमारी बॉडी को बाहर से कोई भी फाइट करना रहता है तो उसके लिए हमारी बॉडी फाइट करती है अपने जो इम्यून मैकेनिज़्म होता है उसके थ्रू, बट उसके कारण क्या होता है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होता था, उसको कम करने के लिए डेक्सामेथासोन दिया जाता था। ये क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल होता है जो कि काहे की तरह काम करता है, हार्मोन की तरह। समझ में क्या? जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, है ना भाई, अपना फिजिकल एक्टिविटीज़, है ना, अपनी जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उसको बढ़ावा देने के लिए और अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए वो स्टेरॉइड का यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो वैसे ही एक तरीके का स्टेरॉइड है, एक स्पेशल तरीके का स्टेरॉइड है जिसको डेक्सामेथासोन बोल रहे थे, ठीक है ना। ये काहे के लिए दिया जाता था, ये बहुत सारी डिसीज़ों को ट्रीट करने के लिए दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे अस्थमा लिखा है, एलर्जी है, कैंसर पेशेंट्स को भी दिया जाता था, ये सब इनको दिया जाता था। पर रिसेंटली ये कोविड में दिया गया था, तो जो कि बहुत हेल्पफुल रहा, तो इसीलिए WHO ने इसकी तारीफ़ की। अब आपको प्रीलिम के लिए क्या याद रखना है कि भाई ये डेक्सामेथासोन क्या है, तो प्रीलिम के लिए सीधा पूछेगा कि ये डेक्सामेथासोन रिसेंटली न्यूज़ में था, काहे से रिलेटेड है, तो याद रखो ये क्या है, स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड याद रखना है आपको। स्टेरॉइड क्या होता है, तो ये एक तरीके का केमिकल होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो एज अ हार्मोन की तरह काम करता है। समझा क्या? जो कि हमारी बॉडी में वैसे नेचुरली बनते हैं ये हार्मोन्स, लेकिन बाहर से जब हम ये सारी चीज़ों को देने लगते हैं तो वो क्या कहला जाते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। वो इनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी हो सकते हैं, या फिर आप अलग से ही कोई हार्मोन्स बढ़ा दो, वो भी क्या है, बना दो, वो भी एक तरीके से क्या है, स्टेरॉइड ही। समझा क्या? तो ये हमने देख लिया क्या है, डेक्सामेथासोन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बेडू। नेक्स्ट, अब ये बेडू क्या है, बेडू सबसे पहला बेडू क्या है, एक तरीके का नेविगेशनल सिस्टम है। नेविगेशनल सिस्टम समझते हो, जैसे ये GPS होता है, ठीक है ना, ये जो GPS है, GPS क्या है, एक तरीके का नेविगेशनल सिस्टम है। नेविगेशनल सिस्टम क्या होता है, नेविगेशनल सिस्टम मतलब नेविगेशनल सिस्टम काहे के लिए यूज़ होता है, तो ये आपकी जो लोकेशन होती है उसको ट्रैक करने के लिए नेविगेशनल सिस्टम होता है ना, टू फाइंड आउट क्या, लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या, कौन से लोकेशन की बात कर रहा है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स को पता करता है। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है भाई, ये है आपका इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री बोलते हैं इसको, और ये है आपका प्राइम मेरिडियन, ये भी 0 डिग्री है। अब मान लो आप यहाँ पे हो, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, आप नॉर्थ में हो, कितने डिग्री नॉर्थ में हो, और यहाँ से कितने डिग्री ईस्ट में हो, है ना, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। तो इसी लोकेशन को पता करने को हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ये नेविगेशनल सिस्टम मूविंग में भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। जैसे कि आपके मोबाइल में GPS जो ट्रैकर होता है, आपको बताता है, आप चलते जाते हो, आप बता देता है कि इस कोऑर्डिनेट में हो, आप इस कोऑर्डिनेट में हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ से आपको इतने दूर में ये मिलेगा, आपको इतने दूर में ये मिलेगा, वो सब क्या है, वो एक तरीके से नेविगेशन बता रहा है आपको। समझा क्या? तो ये GPS इसका एग्जाम्पल है। GPS कहाँ का है, US का होता है। अभी देखेंगे कौन कौन से नेविगेशनल सिस्टम कहाँ के हैं। तो वहीं पर चाइना का नेविगेशनल सिस्टम का नाम क्या है, बेडू। अब आपको प्रीलिम के लिए कुछ नेविगेशनल सिस्टम है जिनको आपको रट्टा मारना है कि कौन से देश का कौन सा नेविगेशनल सिस्टम, समझा क्या, उनके पर्पस क्या होते हैं। कई नेविगेशनल सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए होते हैं, कई दोनों के लिए होते हैं। चाइना वाला काहे के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि इसका कवरेज कैसा है, ग्लोबल है। जैसे कि हमारा भी है नाविक जिसको बोलते हैं, है ना, नाविक ग्लोबल कवरेज नहीं देता है, मतलब पूरे वर्ल्ड का नेविगेशन आप पता नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते हैं, ये इंडिया है, इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक बस और हम पता कर सकते हैं। तो हमारा जो नाविक है वो पूरा क्या कर सकता है, पूरा ग्लोबल कवरेज नहीं देता है, लेकिन ये जो GPS है वो ग्लोबल कवरेज देता है। और जो ये आपका ये बेडू है ये भी ग्लोबल कवरेज दिए। अब ये न्यूज़ में क्या क्यों है, क्योंकि अब इसने चाइना ने क्या हो गया है कि चाइना ने अपना फाइनल जो सैटेलाइट था बेडू, देखो अब ये सैटेलाइट को काम करने के लिए यहाँ पे समझो, है ना भाई, आपका GPS पता करना है ना, GPS छोड़ो, आपका लोकेशन पता करना है, ठीक है ना।
तो जीपीएस कैसे पता करता है इसको? जीपीएस में अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, 1 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट, है ना, मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होंगे, है ना। ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होते हैं, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हैं इनको ही हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिलेशन, ठीक। ये क्या है? कॉन्स्टिलेशंस। अब ये कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। क्या होता है? अगर आपको कोऑर्डिनेट पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसमें कैसे पता करेंगे? इसके लिए एटलीस्ट 3 सैटेलाइट तो चाहिए, ठीक है ना, 3 सैटेलाइट चाहिए, है ना। हमारा जो नाविक है उसमें कितने हैं? नाविक में 7 सैटेलाइट हैं। तो वैसे चाइना वाला का जो बेडू है इसने भी बहुत सारे सैटेलाइट भेजा होगा। अभी उसने क्या किया? अपना फाइनल सैटेलाइट भेजा है, लास्ट सैटेलाइट, और उसको भेजने के कारण उसका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, समझ में क्या? तो वही बोल रहा है कि ये जो बेडू है अब ये ऑपरेशनल हो गया, है ना, फाइनली आ गया है एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना। तो कितने सैटेलाइट भेजा? इसने 35 सैटेलाइट भेजा। जो 35वां नंबर का था उसका नाम ये दिखा है, उसको इसने इसको भेज करके अब इसका जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो भाई इसके अलावा अगर आपको जानना हो कि कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है और ये आपका कोऑर्डिनेट। तो ये एक सैटेलाइट है, ये कवरेज बता देगा कि भाई हाँ आप इतने सर्कल के अंदर हो, है ना, इतने सर्कल के अंदर हो, इसने बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट एक सैटेलाइट होगा, नेक्स्ट एक सैटेलाइट है, वो भी आपको देखेगा उसका कवरेज इतना है ना, इतना है। तो वो आपको बोल देगा कि हाँ भाई इस वाले सैटेलाइट के तो इतने अंदर हो, लेकिन मेरे इतने अंदर हो। तो देखो ये एरिया अब हमको देखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये एरिया गया काम से। अब ये तीसरा सैटेलाइट है, वो बोलेगा कि मेरा कवरेज इतना है ना, मेरा कवरेज इतना है। तो भाई इसके कवरेज के हिसाब से ये बोल देगा कि आप इसके अंदर हो, तो इतना भी जानने का ज़रूरत नहीं है ना, इतना भी जानने का अब पता चल जाएगा ऐसा आप कम। तो ऐसे क्या होगा? अलग अलग सैटेलाइट के कारण ये प्रिसीजन कम होती जाएगी। तो सैटेलाइट जितने ज़्यादा होंगे, सैटेलाइट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, समझ में आ गया? क्योंकि क्या होगा? एरिया ऑफ जो कवरेज होगा वो कम होता जाएगा, है ना भाई। एक सैटेलाइट के अंदर आपको बता दिया कि आप इतने एरिया में हो, बस इतने एरिया में आप कहाँ पे हो, कहीं भी हो सकते हो ना यहाँ पे। लेकिन जब दूसरा सैटेलाइट आएगा वो बोलेगा इतना एरिया में हो, तीसरा सैटेलाइट बोलेगा इतना एरिया, चौथा इतना, पांचवा इतना, और यहाँ पे फाइनली आपका एरिया कम होते जा रहा है। तो उस हिसाब से आपका कवरेज क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है, समझ गया? तो वहीं पर ये जो बेडू था ये क्या है? एक तरीके का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम था, और ये आपका फाइनल भेज करके बेडू आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आप देख लेते हैं कि भाई अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनके क्या क्या नाम है। प्रीलिम के लिए याद करो, जीपीएस का है, यूएस का है। ग्लोनास क्या है? ये भी नेविगेशनल सैटेलाइट है, किसका? रसिया का। गैलीलियो कहाँ का है? ईयू का है। बेडू कहाँ का है? चाइना का है। और नाविक या फिर IRNSS किसका है? इंडिया का। समझा क्या? तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। और एक याद रखना, ये क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये जापान का है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। QZSS क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना, ये कहाँ का? जापान का है। IRNS या फिर नाविक कहाँ का? इंडिया का है। तो 1 2 3 4 5 6 नेविगेशनल सैटेलाइट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है देखो, जीपीएस यूएस का, ग्लोनास रसिया का, बेडू चाइना का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का, नाविक काहे का? इंडिया का है। तो यहाँ पे देखो टोटल 7 सैटेलाइट है। यहाँ पे देख लो, इनके कुछ भी याद नहीं रखना है, तो यहाँ पे अलग अलग आपका दे रहा है, ठीक है ना। अब इंडिया में याद रखो, इंडिया में क्या बोल रहा हूँ मैं? इंडिया में 7 में से 4 सैटेलाइट काहे पे हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में है, ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है ना। और बाकी जो है 3 जो है वो काहे पे हैं? जियो स्टेशनरी में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये कितने तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं ये सब जब टाइम आएगा तो आपको बता दूंगा मैं। अभी के लिए बस याद रखो 7 सैटेलाइट है, जिसमें से 4 काहे में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और 3 काहे पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, ठीक है। और ये आपको मैंने नाम बता दिया, ये नंबर ऑफ सैटेलाइट, ये सब कुछ देखने का ज़रूरत नहीं, बस नाम याद कर लो। अब ये देख लो कवरेज कहाँ पे है ना। तो भाई कवरेज मैंने आपको बता दिया किसका किसका ग्लोबल है। ये स्लाइड है, आप इसमें एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ? ध्रुव चिप। अब नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है? ये ध्रुव चिप क्या है? ध्रुव चिप क्या है? ये एक चिप है जिसको किसने बनाया है? IIT बॉम्बे ने बनाया। IIT बॉम्बे ने ये चिप क्यों बनाया है? ताकि इस चिप का हम यूज़ करें कहाँ पे? अभी बताया नेविगेशन। तो ये जो नेविगेशनल पर्पस के लिए जो भी डिवाइस होते हैं, है ना, नेविगेशनल, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारे मशीन्स होते हैं, है ना, वो सब जो नेविगेशनल पर्पस जिनका कोऑर्डिनेट वगैरह पता करने में यूज़ होता है, तो उन नेविगेशनल पर्पस के लिए एक चिप रिक्वायरमेंट होती है। उस चिप को बनाया है अभी रिसेंटली किसने? IIT बॉम्बे ने। उसका नाम क्या है? ये है आपका ध्रुव,
ठीक है ना। तो ध्रुव क्या है, एक तरीके का चिप है जिसको आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। कहाँ यूज़ होगा ये, तो नेविगेशनल डिवाइस में इसको यूज़ करना है। काहे के लिए, नेविगेशन में क्या पता करते हैं हम, लोकेशन पता करते हैं, है ना। लोकेशन पता करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, प्लस डायनामिक रहता है। डायनामिक रहने का मतलब क्या है कि आप चलते रहोगे तो आपका रूट भी बता देगा कि हाँ भाई इस रूट में आपको चलना है, आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों को पता करने के लिए ये जो चिप बनाया गया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ध्रुव चिप। अब ये जो ध्रुव चिप है ये यूज़ करेगा, अब देखो ये नेविगेशन सिस्टम से लिंक रहेगा। अभी नेविगेशनल सिस्टम बहुत तरीके के अभी हमने देखे, तो उसमें एक है जीपीएस और एक है नाविक। तो इसमें ये काहे में ऑपरेट होगा, ये जीपीएस का भी काम कर लेगा, ये नाविक जो हमारा इंडिया का नेविगेशनल सिस्टम है उसमें भी ये काम कर लेगा, ऐसा उसको बनाया गया, ठीक है ना। तो अब इसका खासियत क्या है कि हर वेदर में ये काम कर सकता है, ऑल वेदर कंडीशन में काम कर सकता है, प्लस मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। मतलब देखो ये होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। रेडियो में देखना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बोला जाता है कि भाई इतने हर्ट्ज का है, इतने हर्ट्ज पर ऑपरेट हो रहा है, इतने हर्ट्ज पर ऑपरेट हो रहा है। तो अलग अलग हर्ट्ज पर ऑपरेट करने को क्या बोल देते हैं, वो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर भी ये काम कर सकता है, ये इसका मतलब अच्छी बात है ये, ठीक है ना। और प्लस वीक सिग्नल्स को भी इजीली हैंडल कर सकता है। अगर वीक सिग्नल्स हैं तो उसमें भी अच्छे से हमको डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, उसमें भी डेटा को अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो बस अब इसमें क्या याद रखना है कि इसका नोडल एजेंसी क्या है, इसको काम करने के लिए समीर है। ये समीर का फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी मतलब सारे काम इसी के निगरानी में देखे जाएंगे, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्ट इसको बनाने के लिए फंडिंग कौन कौन किया है, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फंडिंग किया था वो मेटी ने किया था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फंड किया था किसको, आईआईटी बॉम्बे को, और उसके आधार पर उसकी फंडिंग के हिसाब से ये जो चिप्स को डेवलप किया गया। याद रखना काहे के लिए यूज़ हो रहा है, तो याद रखना नेविगेशनल पर्पस के लिए यूज़ होगा। काहे के लिए, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए उस चिप का यूज़ कर रहे हैं, और रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, समीर है। किसने बनाया है, तो माइटी के फंडिंग के द्वारा आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। बस इतना याद रख लो, आपका काम खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो पहला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में अब देखेंगे हम कि और जून मंथ के और जो भी बचे हुए करंट अफेयर्स थे साइंस एंड टेक के, उसको लेके आएंगे। तो पार्ट 1 में अभी हम इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।